नमस्कार दोस्तों, स्टडी लाइफ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइज आज बात करेंगे अपन रेलवे द्वारा पिछले साल जो ऑनलाइन एग्जाम हुई थी उसके अंदर जो भी पेपर्स पूछे गए थे उनका अपन डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। अच्छे से एक एक क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे। वही अपना सेट होगा गाइज मैथ, रीजनिंग और जीएस 40, 30, 30 जो पैटर्न है अपना एनटीपीसी और ग्रुप डी, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग पिछले साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। बाइलिंगुअल है आपके, वो भी दिक्कत नहीं रहेगी। तो पूरा डिटेल सॉल्यूशन देखिएगा। तो आगे बढ़ेंगे गाइज, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के निशान को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो इस तरीके से अपन सभी ऑनलाइन 2019 के अंदर जो भी ऑनलाइन पेपर हुए थे रेलवे द्वारा वो अपन सोल्व करेंगे, ताकि अपनी एनटीपीसी और ग्रुप डी की एग्जाम है बहुत ही अच्छे से अपन क्रैक कर पाएँ। तो आगे बढ़ेंगे तो गाइज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कि पत्तियों का हरा रंग है किसके कारण होता है। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं यहाँ पे, ग्लोब्यूमिन, कैरोटीन, एल्बुमिन, क्लोरोफिल। तो अपने को पता है कि क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का हरा रंग होता है। यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन जो बाकी टर्म्स है, ये जो ग्लोबुलिन है ये क्या होता है गाइज? ये प्रोटीन्स का ग्रुप होता है, प्रोटीन्स का ग्रुप होता है। और ये एल्बुमिन क्या है? ये भी एक प्रोटीन है। ये जो कैरोटीन है, ये कैरोटीन क्या चीज़ है? जिस तरीके से क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, उसी प्रकार से कैरोटीन भी एक पिगमेंट होता है। बस ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और ये जो ग्लोबुलिन है ये 4 प्रकार के होते हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा और डेल्टा। इसको गामा भी बोल सकते हैं अपन। ये 4 प्रकार के होते हैं और अपना जो लीवर होता है उसके फंक्शन के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इस सीरीज को पूरा करना है, आपको भी साथ साथ में आंसर देना है गाइज। इसका आंसर क्या बनेगा? 9, 12। तो इसमें मैं बता देता हूँ, साथ ही आपको आंसर देखिएगा गाइज। 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12। तो नेक्स्ट टर्म आएगी 12। ये देखिएगा 12 से 13, 13 से 14। तो ये पहली वाली टर्म्स होगी 14 और नेक्स्ट 12। तो यहाँ वाली संख्या हो जाएगी अपनी 14। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस तरीके से आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा कुछ चेंजिंग लग रहा है मेरे को। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइज? क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं अपन। क्वेश्चन कह रहा है कि 40 में 8 की दर से पेन खरीदे जाते हैं और 40 में 6 की दर से बेचे जाते हैं, हानि या लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। इस क्वेश्चन की भाषा क्या है, थोड़ी सी उटपटांग से दे रखी है। इस क्वेश्चन में यह है कि 40 रुपये में 8 पेन खरीदे जाते हैं या 8 की रेट से खरीदे जाते हैं, 40 रुपये में 6 की दर से बेचे जाते हैं। गाइज क्रममूल्य सेम है, विक्रमूल्य सेम है। इसका मतलब ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि 8 पेनों का क्रम मूल्य 6 पेनों के विक्रम मूल्य के बराबर है। क्वेश्चन की लैंग्वेज दूसरी भाषा में ये है, 8 पेनों का क्रम मूल्य 6 पेनों के विक्रम मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है। तो 8 CP = 6 SP, यानी विक्रम मूल्य और क्रम मूल्य बराबर है, यानी 8 पेनों का क्रम मूल्य 6 पेनों की विक्रम मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि परसेंट क्या होगी? तो देखिए गाइज, मैं इसको SP अपन CP कर देता हूँ। तो CP की जगह तो हो जाएगा 8 और SP 6, क्रॉस मल्टीप्लाइड करूँगा, बाकी यही आना चाहिए मेरे पास। देखो 6 × SP 6 SP, 8 × CP 8 CP आ गया। अब देखिएगा 2 का भाग है इसमें 4 बार, 2 का भाग है इसमें 3 बार। तो क्रम मूल्य तो कितना होगा मेरे पास? 3। क्रम मूल्य हो गया 3 और विक्रम मूल्य गाइज कितना होगा? विक्रम मूल्य हो गया मेरे पास 4। क्रम मूल्य 3 है, विक्रम मूल्य 4 है। तो लाभ या हानि परसेंट कितना होगा? नीचे हमेशा क्रम मूल्य लिया जाता है, ऊपर डिफरेंस लिया जाता है। नीचे क्रम मूल्य लिया जाता है तो गाइज क्रम मूल्य कितना हो जाएगा? क्रम मूल्य हो गया मेरा 3, नीचे तो हो गया 3, ऊपर डिफरेंस 4 और 3 का अंतर 1 और परसेंटेज के लिए 100। तो 100/3 यानी 33.3% आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से करना है। समझ में नहीं आता तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से क्वेश्चन आ सकता है। ये जरूरी नहीं कि करंट अफेयर में ही हो, दोबारा से आने की संभावना बनती है ऐसे क्वेश्चंस की। विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेलों का उद्घाटन कब किया गया? ये क्वेश्चन पूछा गया। 2019 के विशेष का मतलब गाइज क्या है यहाँ पे? स्पेशली का मतलब क्या हो गया? जो डिसेबल्ड होते हैं, फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, उनके लिए जो ओलंपिक्स है उनकी बात हो रही है। तो स्पेशली ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स इनोग्रेटेड कब इनोग्रेशन किया गया? तो इसका आंसर क्या बनेगा? इनोग्रेशन पूछा गया है तो इनोग्रेशन है इसका गाइज 14 मार्च। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर इनोग्रेशन पूछ लिया तो हो सकता है कि नेक्स्ट के अंदर आपसे क्लोजिंग भी पूछ लिया जाए। 14 मार्च है इसका इनोग्रेशन, ध्यान में रखना है। और इसका जो क्लोजिंग हुआ था वो हुआ था 21 मार्च। तो नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कब इसका समापन हुआ? आंसर हो जाएगा 21 मार्च। उद्घाटन हुआ 14 मार्च। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ?
आयोजन पूछे तो आपको बताना है अबू धाबी। अबू धाबी कहाँ पे? यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। तो यूएई के अंदर इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज, मोहिनीअट्टम केरल, इसमें आपको बताना है कि क्या आएगा। जिस तरीके से मोहिनीअट्टम केरल का है, सतरिया कहाँ का है? मोहिनीअट्टम केरल का है, सतरिया कहाँ का है? 4 ऑप्शन है, यूपी, असम, आंध्र प्रदेश या मणिपुर। क्या आंसर बनेगा इसका? सतरिया कहाँ का है? तो सतरिया हो जाएगा अपना असम का। मोहिनीअट्टम कहाँ गए? मोहिनीअट्टम है केरल का और सतरिया हो जाएगा असम का। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है कि क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या है? क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र आपको यहाँ पे बताना है। तो क्लोरोफॉर्म होता है, उसका अणुसूत्र है CH Cl3। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म होता है जो ग्रीन हाउस के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है, रेफ्रिजरेटर वगैरह के अंदर इसका यूज किया जाता है। आंसर हो जाएगा CH Cl3। निश्चेतन के रूप में भी, बेहोशी के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। गाइज ये एक सीरीज है, इस सीरीज़ का आप आंसर करके बताना कि इसका क्या होगा, इसके अंदर क्या लॉजिक लगाया गया है। मैंने बहुत बार कोशिश की देखने की, बट लॉजिक इसका पता नहीं चला, फिर भी कोशिश की थी। तो देखिएगा इसमें इसको छोड़े तो बाकी यहाँ पे आप देखोगे +5 का डिफरेंस बना रहा है। तो इसका लॉजिक आप एक बार देखने की कोशिश करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि इसके अंदर क्या लॉजिक लगाया गया है। ये एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जा रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आपको आंसर देना है एक्सप्लेन के साथ में। ये रूल लगा है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? पूर्वी राज्य का मतलब यहाँ पे इस तरीके का भारत का मैप है, तो इधर पूछा गया है, इधर की तरफ भारत का कौन सा पूर्वी राज्य है? क्या आंसर बनेगा इसका? तो आंसर हो जाएगा इसका अरुणाचल प्रदेश। तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा होगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो राजधानी ईटानगर है और पेमा खांडू वहाँ की CM है। मिजोरम की राजधानी आइजवाल है, असम की राजधानी दिसपुर है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। तो जितने भी नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट है उनकी गाइज राजधानी, उनकी राजधानी हो गई, उनके CM हो गए, उनके गवर्नर हो गए, वो सब आपको देखने एग्जाम में, इन्हीं से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट वाले जो भी स्टेट हैं उनका सबका आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार का SI मात्रक क्या है? किलोग्राम, सेकंड, मीटर या न्यूटन? भार किसको बोलते हैं गाइज? वेट। वेट बराबर होता है W बराबर मास इंटू ग्रेविटी। इसकी जो SI इकाई होती है वो है हमेशा न्यूटन। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा SI इकाई मास इंटू ग्रेविटी, ध्यान में रखना है। और ओनली मास की होती है kg, ये होता है द्रव्यमान और ये होता है भार। दोनों में डिफरेंस है द्रव्यमान और भार में। द्रव्यमान होता है आपका अदिश राशि है और आपका गाइज जो भार होता है वो सदिश राशि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ आपके कानों में पहुँच रही है, लेकिन मेरी जो साउंड है पहले इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होकर रिकॉर्ड हो रही है। तो इसी तरीके से वापस से आपके, अगर अपन बात करें किसके द्वारा ये कन्वर्जन हो रहा है, साउंड का इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में कन्वर्जन हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है? तो ये हो रहा है माइक्रोफोन के द्वारा। माइक्रोफोन के अंदर बोलने से साउंड है इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होता है और वापस से जो लाउड स्पीकर है वो इलेक्ट्रिकल को साउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये एक दूसरे के दोनों अपोजिट होते हैं, लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एम्पलीफायर का काम क्या है? एम्पलीफायर का मतलब होता है सिग्नल को एम्पलीफाई करना। एम्पलीफाई करने का मतलब है उसका आयाम, एम्पलीट्यूड को बढ़ाना, उसकी वॉल्यूम को बढ़ाना, वो होता है एम्पलीफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 11। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल सा है, आप कर लीजिएगा। इसको पॉइंट हटाओगे, ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 100 लग जाएगा, इसका 10 लग जाएगा और इसका 100 लग जाएगा। इसी प्रकार इस पॉइंट का नीचे 10 आ जाएगा, इसका 100 आ जाएगा और इसका 100 आ जाएगा। ये काट देना जो भी कटे और कैलकुलेशन कर लेना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसको स्किप मार रहा हूँ मैं, सिंपल क्वेश्चन है, उनको स्किप कर देता हूँ ताकि आपके भी वीडियो बोरिंग ना लगे, इंटरेस्टिंग बना रहे। और जिन क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट बताऊँ उन क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लीजिएगा, जहाँ पे दोबारा से ऐसे क्वेश्चन की पूछे जाने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि रवि अपने घर से 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। ये इसका घर हो गया, ये 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, बाईं ओर मुड़ता है, यहाँ से वो बाईं तरफ मुड़ गया और वह 0.5 किलोमीटर चलकर पार्क पहुँचता है। यहाँ से 0.5 किलोमीटर चला और यहाँ पे वो पार्क में पहुँच गया। तो घर से उसके पार्क की दिशा बताइएगा। तो ये घर है, ये पार्क है, तो ये दिशा कौन सी होगी गाइज? ये होगी उत्तर। ये तो हो गया उत्तर अपना, ये हो गया पूर्व। तो उत्तर पूर्व अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसका आंसर देना है जापान ग्रीन तीतर। तो भारत क्या है, नॉर्मल सा जीके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जापान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, जैसे भारत का पिकॉक मोर को माना गया, इसी प्रकार से जापान का है ग्रीन पिजेंट। आंसर होगा जापान का ग्रीन तीतर। नॉर्मली ध्यान में रखना है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ ले कि जापान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, ग्रीन तीतर, और भारत का क्या है, मोर, पिकॉक। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। भारत के किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, कमेंट कीजिएगा फटाफट स्पीडली। किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है गाइज। आंसर हो जाएगा इसका जयपुर के, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। ओके, बाकी अगर आप देखो कानपुर है, कानपुर को क्या कहा जाता है, मैनचेस्टर, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कानपुर को कहा जाता है। नागपुर के अंदर संतरे ऑरेंज बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसको ऑरेंज सिटी कहा जाता है, ऑरेंज सिटी। इसको पिंक सिटी कहा जाता है जयपुर को। तो दोनों आपको ध्यान में रखना है। और जिलों की नगरी राजस्थान के अंदर उदयपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। 15 नहीं है क्या, अच्छा चलो ये देखिएगा जी, ये एक न्यूमेरिकल है, बीच में कुछ क्वेश्चन स्किप है इस PDF फाइल से, फिर भी चलो ये एक देखिएगा, ये क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैथ का क्वेश्चन है और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन अवेलेबल नहीं है बिकॉज कुछ क्वेश्चन गायब है बीच में से। चलो मैं इसको आपको रेड करके बता देता हूँ। ये कह रहा है कि जॉन साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जाता है और 2 बजे पहुँचता है। ये गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको आपको बता रहा हूँ। ये इसका घर है, होम है, और ये इसका ऑफिस है। वो 10 kmph की स्पीड से जाता है, तब तो वो 2 बजे पहुँचता है। आगे कह रहा है यदि वो 15 kmph की स्पीड से जाए, 15 kmph की स्पीड से जाए, तो वह ही विल रीच, इसमें कुछ एक जूम करना पड़ेगा क्या गाइज, आगे इसमें लिखा हुआ है, थोड़ा जूम करूँगा तो काफ़ी छोटा हो जाएगा। यदि वह 15 kmph की स्पीड से जाता है तो वह 12 बजे पहुँचता है। क्वेश्चन में ये लिखा है वह 12 बजे पहुँचता है। और क्वेश्चन ये पूछा गया कि वह किस स्पीड से जाए कि वो 1 बजे ऑफिस पहुँचे, किस स्पीड से जाए कि वो 1 बजे ऑफिस पहुँचे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको बता रहा हूँ मैं। अगर वो 10 kmph की स्पीड से जाता है तो 2 बजे ऑफिस पहुँचता है, 15 kmph की स्पीड से जाता है तो 12 बजे पहुंचता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि वो किस स्पीड से जाए कि वो 1 बजे ऑफिस पहुंचे। तो गाइज इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन है तो सबसे पहले दूरी निकालिएगा। दूरी होता है चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल नीचे चालों का अंतर इनटू समय का अंतर। ओके, तो चालों का गुणनफल कितना हो जाएगा गाइज, दूरी निकालने के लिए चालों का गुणनफल हो जाएगा 10 गुणा 15। अंतर कितना हो जाएगा, नीचे डिफरेंस 15 और 10 का डिफरेंस हो जाएगा 5। समय का अंतर कितना है गाइज, 2 और 12 के बीच में समय का अंतर हो गया 2। ये देखिएगा सबसे पहले ये आवर के अंदर दे रखा है, ये समय आवर है तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा। यदि ये मिनट में होता तो मैं इसको 60 का डिवाइड करके आवर में कन्वर्ट कर लेता। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा है वो ये है, दूरी बराबर चालों का गुणनफल, चालों का अंतर इंटू समय का अंतर। अब इसको निकाल लेते, 5 का इसमें गया 3 बार, तो दूरी हो गई गाइस 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। अब देखिएगा दूरी मैंने निकाल ली 60 किलोमीटर, तो इसने 60 किलोमीटर दूरी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की 60 किलोमीटर दूरी है। अब ये कितना समय लिया इसने, 10 की स्पीड से जा रहा है, 60 दूरी है तो 60/10 यानी इसने 6 घंटे लिए। और इसने कितना समय लिया, 15 का भाग दे दूँ 60 में 15 का भाग दूंगा तो 4 घंटे। अब गाइज ये 12 बजे पहुँच रहा है यानी 4 घंटे ले रहा है, ये 2 बजे पहुँच रहा है यानी 6 घंटे ले रहा है। तो 1 बजे पहुँचने वाला व्यक्ति कितने घंटे लेगा, वो लेगा 5 घंटे। अगर वो 5 घंटे लेगा, दूरी है 60, तो 60/5 यानी वो किस स्पीड से जाएगा, 12 kmph की स्पीड से। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपको यहाँ पे बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ये कथन और निष्कर्ष पे आधारित क्वेश्चन है गाइज। इसमें क्या है, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ये कह रहा है कि परीक्षा उत्तीर्ण करनी है तो कड़ी मेहनत आपको करनी चाहिए। पहला निष्कर्ष क्या है, परीक्षा केवल कड़ी मेहनत से ही संबंधित है। रिलेशन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है इसमें, ओनली उत्तीर्ण की बात हो रही है, यहाँ पे उत्तीर्ण की कोई बात नहीं है, तो पहला लागू नहीं होगा। वे सभी जो कठिन परिश्रम नहीं करते उत्तीर्ण होते हैं, कठिन परिश्रम भी नहीं करते उत्तीर्ण भी होते हैं, ऐसा इसमें कहीं नहीं कहा गया। ये देखिएगा कड़ी मेहनत के बिना कोई उत्तीर्ण नहीं होता, और ये कह रहा है कि उत्तीर्ण करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तो यानी तीसरा इसके अंदर लागू है। ये कह रहा है कथन, अपने को अपने अकॉर्डिंग आंसर नहीं देना है, अपने को आंसर देना है कि क्वेश्चन का कथन क्या कह रहा है। क्वेश्चन का कथन कह रहा है कि परीक्षा उत्तीर्ण करनी है तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और ये क्या कह रहा है कि कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो आप उत्तीर्ण नहीं होगे, तो यानी कुल मिला के तीसरा स्टेटमेंट इसमें लागू होता है। तो देखिएगा तीसरा स्टेटमेंट इसमें लागू होगा। अपन देख लेते हैं आंसर। आंसर ए, ओनली कंक्लूजन
मेथड फॉलो। एक ऑप्शन और था क्या, चौथा प्रश्न और था, चलो कोई ना, अपना ये आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, एक आयताकार कोठरी के फर्श का विकर्ण इतना है। कोई आयताकार कोठरी है, उसके फर्श है, और फर्श का जो विकर्ण आपको दे रखा है, विकर्ण हो गया 7.5 फुट का, और उसकी छोटी भुजा है 4.5 फीट, 4.5 फीट है। और क्वेश्चन कह रहा है कि कोठरी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। क्षेत्रफल बताना है। आयत है तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा गाइज, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। आपके सामने चौड़ाई तो है, लंबाई कहाँ से लाओगे, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय से निकालूंगा मैं गाइज। इस 7.5 को मैं एक बार पॉइंट हटा देता हूँ, ओनली 75 और 45 रख लेता हूँ। तो कर्ण का स्क्वायर करूँगा तो 75 का स्क्वायर इक्वल टू, इसको मान लेता हूँ अक्स, तो अक्स स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर। तो ये बहुत ही सिंपल से है, आप इसको कर लीजिएगा। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 7 का हो जाएगा 8 7 56 इक्वल टू अक्स स्क्वायर प्लस 5 का 55 25 और 5 का 20। तो यहाँ से अक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में, कितनी आ जाएगी, 25 में से 25 गए 0 0 और 6 और 5 में से 2 गए 3, तो अक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 60 आ गई। तो मैं इसको ओनली 6 लिख देता हूँ, क्यों 6.0 कर देता हूँ। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई कितनी हो जाएगी मेरे पास 7.5, ये लंबाई तो हो गई मेरे पास 6 और चौड़ाई होगी 4.5। इनको मल्टीप्लाइड करूँगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 6 चौके 24 और 6 3 27, 27 आंसर आ जाएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट में डाउट जरूर लिख दीजिएगा आप, कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, स्पीड स्लो रखें या इसी तरीके से चलने दिया जाए, जो भी आपको जिस तरीके से भी उचित लगे ज़रूर बताना। ये देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है गाइज, क्वेश्चन नंबर 22 कहते हैं एक आदमी कार से एक निश्चित दूरी तय करता है। देखिए गाइज, एक व्यक्ति कार से निश्चित दूरी तय करता है, अपनी आधी यात्रा पूरी करता है। देखिएगा, आदमी कार से निश्चित दूरी तय करता है और अपनी आधी यात्रा पूरी करता है। देखिएगा, कार से वो सपोज व्यक्ति यहाँ से लेके यहाँ तक अपनी यात्रा कर रहा है और आधी यात्रा अपनी कार से कर रहा है, आधी यात्रा अपनी कार से कर रहा है। शेष दूरी में से 5/6 हिस्सा वह वैन से करता है, और ये गाइस ये 5/6 हिस्सा है ये वैन से करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब तक दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। शेष दूरी में 5/6 हिस्सा वैन से तय करता है और शेष ऑटो से यात्रा करता है, और ये जो बाकी जो बच गया इसको ऑटो से करता है। और ऑटो द्वारा तय की गई दूरी 5 किलोमीटर थी, और ये जो ऑटो से दूरी तय करता है गाइज वो है 5 किलोमीटर। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी थी। अब देखिए गाइज, अगर ये दूरी और ये दूरी ये बीच का पॉइंट है, ये तो बीच का पॉइंट है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी को 6 मान लूँ तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी 5, क्योंकि ये 5/6 तो मैंने टोटल 6 मान ली, 6 नीचे वाली से मानी मैंने, टोटल होगी 6। तो यहाँ से यहाँ तक की होगी गाइज 5, तो यहाँ से यहाँ तक की होगी 5 और यहाँ से यहाँ तक की होगी 1। तो ये 1 तो जाता है वो ऑटो से और 5 जाता है वो वैन से, और यहाँ से यहाँ तक की टोटल कितनी है 6, और 6 ही इधर होएगी फिर, ठीक है। तो टोटल कितनी होगी, टोटल होगी 6 और 6 12, टोटल 12 हो गई। अब ए की वैल्यू दे रखी है 5 किलोमीटर है, क्योंकि ऑटो की वैल्यू दे रखी है 5 किलोमीटर, ऑटो से जाता है वो 1, तो 1 बराबर 5, तो टोटल है 12, तो 12 × 5 यानी 60 मेरा आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से रिपीट करके देख लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ये, या ऐसे क्वेश्चन के आप स्क्रीनशॉट मार सकते हो, दोबारा रिवीजन करो तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप देख के जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, ए का 20% इक्वल टू बी, तो 20% का b% इनमें से किसके बराबर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, ए का 20% इक्वल टू बी है, तो मैं कर दूं a × 20/100 इक्वल टू b कर दिया। 20 का b% कितना होगा, 20 × b/100 पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिएगा, ये हो गया 20 का 5 में गया, a/5 बराबर b, और यहाँ क्या हो जाएगा b/5 आपसे पूछा गया कितना होगा, b/5 पूछा गया है।
अब इसमें मैं 5 का भाग दे दूँ तो इसमें भी मैं 5 का भाग दूंगा, दोनों को बराबर करने के लिए। अभी b/5 आ गया मेरे पास, b/5 हो गया, तो ये कितना हुआ a/25, a/25। तो b/5 किसके बराबर हुआ, a/25 के बराबर हुआ। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दूँ मैं, ठीक है। तो 1 का 4%, 1 का 4% आपका आंसर हो जाएगा। किस तरीके से है दोबारा से देख लीजिएगा एक बार स्पीडली। 1 का 20% यानी a/5 इक्वल टू b हो जाएगा, और ये b/5 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। इसमें मैं 5 का भाग दे दिया और इसमें भी मैंने 5 का भाग दे दिया, दोनों का समीकरण बराबर करने के लिए। ये b/5 है, ये b/5 है, तो ये किसके बराबर हुआ a/25 के। तो ये किसके बराबर हुआ a/25 के। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप दूसरा तरीके से करना चाहो तो कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है। इनमें से किसने राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया। भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, क्वेश्चन पूछा गया। तो जो पहले उपराष्ट्रपति थे वही भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। भारत के इनका भी कार्यकाल 2 बार रहा कंटिन्यू, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन का भी 2 बार रहा था एज ए उपराष्ट्रपति। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, पहले उपराष्ट्रपति हो गए राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। दूसरे प्रधानमंत्री कौन हुए, दूसरे प्रधानमंत्री ये थे अपने शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, निम्न में से किसने 2019 में असम के धुबरी जिले में 61 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा उन्नत इलेक्ट्रॉनिकी निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो ये उद्घाटन किया गया था राजनाथ सिंह जी के द्वारा। और एट प्रेजेंट राजनाथ सिंह जी क्या है, अपने रक्षा मंत्री है, डिफेंस मिनिस्टर है, और लखनऊ इनका निर्वाचन क्षेत्र आता है। पीयूष गोयल के पास में रेलवे मंत्रालय, ये राज्यसभा सदस्य हैं। नरेंद्र मोदी को आपको पता ही है पीएम है, बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन उनके हेड है, लाइक नीति आयोग वगैरह। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री है, और ये राज्यसभा सांसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किया हो तो, और रेस्पॉन्स अच्छा देते रहिएगा। जितना आप अच्छा रेस्पॉन्स दोगे उतना ही मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो बनाता रहूँगा। रेस्पॉन्स आना बहुत ज़रूरी है। मवेशियों में मुख और पैरों के रोग किसके कारण होते हैं। माउथ एंड फुट डिजीज इन कैटल आर कॉज्ड ड्यू टू, तो ये होते हैं सब वायरस की वजह से, विषाणु की वजह से। हाथों के, पैरों के, मुख के ये रोग होते हैं विषाणु की वजह से। और गाइज वायरस की खोज किसके द्वारा की गई थी, इवान वॉस्की के द्वारा की गई थी। बैक्टीरिया जीवाणु की खोज की गई थी ल्यूएन हॉक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें असंगत को चुनना है। असंगत बताइएगा फटाफट स्पीडली, आंसर देने से पहले बताइएगा इसमें क्या लॉजिक लगा गया है। देखिएगा जी के बाद में ABCDEFG HIJ, यहाँ पे 2 का गैप है। IJK 2 का गैप है। JKL 2 का गैप है। इसमें DEF 3 का गैप है, तो ये अपना डिफरेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। इसमें गलत संख्या का पता लगाना है आपको। गलत संख्या कौन सी है, फटाफट आंसर दीजिएगा स्पीडली। इसको आपने 3 से मल्टीप्लाइड किया, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाइड किया, 3 से मल्टीप्लाइड, 3 से मल्टीप्लाइड, 3 से मल्टीप्लाइड, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 2 3 6 36 18, 18 3 54, 54 को 3 से गुणा करोगे तो आपका आएगा 4 3 12 और 5 15 1 16 162, और ये है 161, तो आपका आंसर 161 गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं गाइज। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहते हैं। 29 और 30 दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि एक का वर्ग, कोई संख्या एक का वर्ग दूसरे के वर्ग के 8 गुने से 224 कम है। यदि संख्या 3:4 के रूप में हो तो संख्या ज्ञात कीजिएगा। क्वेश्चन को समझिएगा। एक का वर्ग, संख्या एक तो मान ली मैंने 3 अक्ष, क्योंकि संख्याओं का अनुपात है गाइज 3:4, तो एक तो संख्या हो गई मेरे पास 3 अक्ष और एक संख्या हो गई मेरे पास 4 अक्ष। तो देखिएगा पहली का वर्ग हो गया 3 अक्ष का होल स्क्वायर, दूसरे का वर्ग हो गया 4 अक्ष का स्क्वायर, इसके 8 गुणे से 224 कम है। ये मेरा समीकरण बन चुका। तो संख्या अपने को यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो देखिएगा ये हो गया 3 3 9 अक्ष स्क्वायर,
ये हो जाएगा 4 चौक 16, 16 और 8 128 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा बराबर माइनस 224। इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है शायद क्वेश्चन के अंदर, 6 और 8। गाइज इसको करके देखना आप। क्वेश्चन है एक संख्या का वर्ग दूसरे के वर्ग के 8 गुने से 224 कम है, संख्या 3:4 के अनुरूप में है तो संख्या ज्ञात करो। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसको सॉल्व करके बताइएगा इसका आंसर क्या बनेगा। यहाँ से अपने को x की वैल्यू निकालनी है। ये 128 में से आप 9 निकालोगे इधर तो ये तो बच जाएगा आपका 119 एक्स स्क्वायर बराबर 224। तो एक्स स्क्वायर बराबर 224 बटे 119 बराबर वर्गमूल नहीं आएगा, यानी कुछ ना कुछ संख्या के अंदर मिस्टेक है, या इसको करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर इसका 29 का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, सॉल्व करके देखिएगा इसका आंसर क्या आता है, क्वेश्चन में मिस्टेक है या कुछ और है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। थोड़ा सा हल्का सा आपको घुमा के दिया गया है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है कि एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए। क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज मूलधन और वर्षों की संख्या से 12.5% अधिक है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो साधारण ब्याज है वो आपका मूलधन से 12.5% अधिक है। यदि मूलधन P है तो साधारण ब्याज हो जाएगा 112.5 P, 112.5 P हो जाएगा यदि मूलधन P है तो। और ये कह रहा है कि समय और दर का ये अनुपात है, तो इनका मान ज्ञात कीजिएगा, इनका मान क्या बनेगा। क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप किस तरीके से करोगे, सबसे पहले अपना फॉर्मूला लगाइएगा। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर गुणा समय अपन में 100। ये परसेंटेज, तो परसेंटेज के लिए मैं 100 लगा देता हूँ। तो गाइस ये तो मेरा बन गया 112.5 अपन में 100 इंटू P, ये P हो गया इंटू R इंटू T अपन में 100, ये कैंसिल हो गया, P से P कैंसिल हो गया। RT बराबर हो जाएगा मेरा 112.5। RT बराबर हो गया 112.5, ठीक है। और यहाँ से RT कितना आ रहा है, यदि यहाँ से अनुपात निकालूँ मैं तो R तो आ रहा है 2x और T आ रहा है मेरा ओनली x, तो यानी 2x स्क्वायर इक्वल टू हो गया 112.5। तो x स्क्वायर इक्वल टू हो गया 112.5 अपन में 2, यहाँ पे भाग चला जाएगा 10, तो ये कितना होएगा 2 यहाँ पे आ गया। इसमें इसको सॉल्व करेंगे अपन तो अपने पास आएगा, इसमें 5 का भाग दे लूँ, 5 का भाग है इसमें 4 बार और 5 का भाग इसमें चला जाएगा, 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10, ये आ गया। तो अक्स के लिए यहाँ से स्क्वायर है तो यहाँ से हटाऊंगा तो ये तो हो जाएगा 15 और ये आ जाएगा 2, यानी 7.5। अक्स की वैल्यू आ गई 7.5, तो यहाँ पे रखूँगा मैं 7.5, तो R तो हो जाएगा मेरे पास में डबल यानी 14 और ये रहेगा 7.5, 7.5 का डबल हो गया 15, तो ये हो जाएगा 15 और 7.5, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो इसको आप देख सकते हो, दोबारा से समझ में नहीं आया तो रिपीट करके आप देख सकते हो। कुछ नहीं किया गया इसमें, ऐसा इक्वल टू PRT अपन 100 रखा गया है। ऐसा की जगह आपको क्वेश्चन में दे रखा है ये है 112.5 ऑफ P, ये परसेंटेज था, इसको 100 ये है, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, PRT हो गया, P से P आपका कैंसिल हो गया। RT की वैल्यू गया 112.5 हो गई। RT कहाँ से लिया मैंने, ये 2:1 है, तो ये 2:1 है, तो R की जगह 2x और T की जगह ओनली x, तो मल्टीप्लाइड हुआ 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर इक्वल टू 112.5। और यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू आ गई 7.5 आ गई, तो ये जो 2.5 था x की वैल्यू 7.5 आई, तो ये 2 था तो ये तो हो गया 15 और ये हो गया ओनली 7.5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि रम्या अपनी दीवार घड़ी को देखती है और घड़ी 3:50 का समय दिखाती है। देखिएगा इस तरीके से घड़ी है, ये इसका 3, 6, 9 और 12, 3:50 का समय दिखाती है, यानी ये 4 है, ये 5 है और यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 11। 3:50 है तो यानी घड़ी अप्रॉक्सीमेट इस डायरेक्शन में है। ये घंटे का सुई हो गया, ये मिनट की, तो घंटे वाली सुई पूर्व की ओर है और ये कह रहा है कि ये डायरेक्शन पूर्व में है, ये डायरेक्शन पूर्व में है, तो ये किस डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगी अपनी, ये पूर्व में है तो ये हो जाएगी पश्चिम। पश्चिम ऑप्शन में नहीं है, तो पश्चिम ऑप्शन नहीं है तो ये हो जाएगा आपका उत्तर और पश्चिम, तो उत्तर और पश्चिम अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे गाइज। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 15, 25, 40 और 75 से विभाज्य है। कौन सी संख्या है जो इन सबसे विभाज्य है? सबसे पहले इन सभी का एलसीएम लेना है आपको। अगर आप इन सभी का एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम आपके पास में कितना आएगा? 15, 25, 40 और 75 का एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम आएगा आपका अप्रॉक्सीमेट 600। अप्रॉक्सीमेट क्या? 600 ही आएगा। अब देखिए गाइज, एलसीएम निकाल के देख लीजिएगा आप। एलसीएम आएगा आपके पास 600। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखिएगा, ये 2 जीरो तो मैं 2 जीरो काट ही देता हूँ सबकी। यहाँ पे 96 है। 96 के अंदर 6 का भाग जा रहा है क्या? तब तो अपना आंसर ये हो जाएगा 6 एकम 6, 6 चंगा 36, 16 छिकरी 96। तो सबसे बड़ी संख्या होगी अपनी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य के संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की राज्य का शासन संभाल सकता है? देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा आज 3 प्रकार के शासन राष्ट्रपति के अंडर में आते हैं। ये एक तो हो गया 352 हो गया, एक होता है अपना 56 होता है, एक होता है 60। 52, 56 और 60 तीनों आपको ध्यान में रखना है। एक तो होता है 52, एक होता है 56, एक होता है 360। तीनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ से पूछा गया कि राज्य की संवैधानिक प्रणाली, यदि किसी राज्य के अंदर सरकार गिर जाए तब किसके तहत वो राष्ट्रपति शासन लगाता है? अगर सरकार गिर जाए तब वो लगाता है 356 के अकॉर्डिंग। ठीक है। अगर किसी प्रकार की राष्ट्रीय आपातकाल आ जाए तब वो लगाता है 352 के अकॉर्डिंग। और यदि वित्तीय या फाइनेंशियल आपातकाल आ जाए तब वो लगाता है 360 के अकॉर्डिंग। तो ये तीनों आपको ध्यान में रखना है एग्जाम में। संविधान फेल हो गया किसी स्टेट का तब लगाता है 356 के अकॉर्डिंग। और राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गया किसी कारणवश युद्ध वगैरह तो वो लगाता है 352 की वजह से। और जो वित्तीय आपातकाल होता है वो लगता है गाइस 360। तो ये तीनों आपको ध्यान में रखने हैं, 52, 56 और 60। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप कर लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन क्या आता है, यदि संतरे को मक्खन, मक्खन को साबुन, साबुन को स्याही, स्याही को शहद, शहद को संतरा कहा जाए तो कपड़े धोने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करोगे? कपड़े धोने के लिए अपन साबुन का यूज करते हैं गाइज, और साबुन को स्याही बोला जा रहा है, साबुन को स्याही। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर का क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन अपन बाद में देखेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। 35 नंबर का क्वेश्चन है गाइज, किसकी संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक के अंतर के बराबर होती है? द्रव्यमान संख्या m हो गई, परमाणु क्रमांक हो गया, एटॉमिक नंबर a हो गया। द्रव्यमान में से आप परमाणु क्रमांक घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा न्यूट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है द्रव्यमान, मास। ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, अगर द्रव्यमान में से अपन प्रोटॉन घटाएं, परमाणु क्रमांक घटाएं तो अपने को न्यूट्रॉन मिलेगा। न्यूट्रॉन की खोज की गई थी गाइज जेम्स चैडविक के द्वारा। प्रोटॉन की खोज की गई थी गाइज गोल्डस्टीन के द्वारा। और इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी थॉमसन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है। देखिएगा, फादर और सन है, इनकी आयु का अनुपात दे दिया आपको और उनकी एज का गुणनफल दे दिया, तो उनकी आयु का योग ज्ञात कीजिएगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं। फादर की एज आप अक्स मान लीजिएगा, या सिंपल सी बात है, फादर की एज आप 3 अक्स मान लीजिएगा और सन की एज आप अक्स मान लीजिएगा, क्योंकि अपने को रेशियो दे रखा है। तो पिता की एज कितनी होगी इसमें? पिता की एज होगी गाइज 3 अक्स और पुत्र की एज होगी अक्स, और इनका गुणनफल करूँ मैं तो गुणनफल हो गया 3 अक्स इंटू अक्स, तो गुणनफल आता है गाइज 147। तो 3 अक्स स्क्वायर इक्वल टू गाइज हो गया 147, अक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 147 बट्टे में 3, ये हो जाएगा 4 × 12 और 9 × 27। तो गाइज यहाँ से अक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 7, तो ये तो हो गया 21 और ये हो जाएंगे 7। क्वेश्चन पूछा है उनकी आयु का योग ज्ञात कीजिएगा, तो इनकी आयु का योग हो जाएगा 21 और 7 28, अपना आंसर हो जाएगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छे से देखेंगे अपन, और जिनके आगे बता दिया जाता है आपको कि ये इंपॉर्टेंट है उसको अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 काफ़ी सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपके सामने है, थोड़ा जूम कर देता हूँ। क्वेश्चन है कि बंदोदकर गोल्ड ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? ये एक ट्रॉफी का नाम है, आपको बताना कि किससे संबंधित है। बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल या बैडमिंटन। ट्रॉफी का नाम है बंदोदकर गोल्ड ट्रॉफी, किससे संबंधित है?
तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित है, बंदोदकर गोल्ड ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपसे पूछा गया निम्न में से कौन सी एक अधातु है। अधातु या नॉन मेटल आपको यहाँ पे बतानी है। ऑप्शन आपके सामने है लोहा, जिंक, नाइट्रोजन और एल्यूमिनियम। अधातु कौन सी है? पीरियोडिक टेबल के अंदर आप सभी को पता होगा कि इधर तो होता है मेटल्स और इधर होती है नॉन मेटल। इनको जो विभक्त करती है, डिवाइड करती है, वो कहलाती है उपधातु मेटलॉइड। जिग लाइन पे जो एलिमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं अपन मेटलॉइड या उपधातु। तो आपको पता नहीं कि अधातु कौन सी है और इधर कौन सी है। पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो इधर की साइड में कौन से एलिमेंट है वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है लोहा, जिंक, एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अप्रोक्सीमेट शायद आपका 15वें या 16वें ग्रुप के अंदर आएगा ये। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, करो या मरो का नारा निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित है? बताइएगा गाइज, करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन। करो या मरो का नारा निम्न में से किससे संबंधित है? डू और डाई। तो आंसर हो जाएगा इसका क्विट इंडिया मूवमेंट। ऑप्शन नंबर सी क्विट इंडिया मूवमेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था और ये कब छोड़ा गया था आंदोलन? शायद कंफर्म कीजिएगा 1942 ये है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। गाइस जी वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आपने नहीं किया हो तो। अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे ताकि अपने एग्जाम में काफ़ी अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए। रावण 1 किस देश का पहला अनुसंधान उपग्रह है? रावण 1 किस देश का पहला अनुसंधान उपग्रह है? चाइना, भारत, श्रीलंका या इंडोनेशिया? क्या आंसर बनेगा गाइज? रावण 1, रावण सिंपल सी बात है, लंका इस तरीके से याद कर लीजिएगा, रिलेट कर लीजिएगा, तो ये आंसर हो जाएगा अपना श्रीलंका। तो रावण 1 कहाँ का है? श्रीलंका। और श्रीलंका की राजधानी गाइज क्या है? श्री जयवर्धने पूरे कोटे। ध्यान में रखना आपको, श्री जयवर्धने पूरे कोटे। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रोटीन एक अभिन्न अंग है। प्रोटीन एक अभिन्न अंग है एंजाइम का, एंटीबॉडी का, कोशिका का या इनमें से सभी? क्या आंसर बनेगा गाइज? प्रोटीन किसका अभिन्न अंग है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा एंजाइम, एंटीबॉडी, कोशिका सभी का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा पूरा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए, ऑल ऑप्शंस एंजाइम, एंटीबॉडी, कोशिका झिल्ली। प्रोटीन्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन है। एक प्राकृत संख्या n को जब 4 से विभाजित किया जाता है, इसके आगे मैं इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। एक प्राकृत संख्या n को जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। 2n+3 को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? क्वेश्चन को देख लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्राकृत संख्या को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। 2n+3 को जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है इस तरीके का क्वेश्चन। देखिएगा गाइज, n है, इसमें आप 4 का भाग दे रहे हो तो आपके पास में शेषफल आ रहा है 3। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिएगा, n में 4 का भाग दे रहे हो तो शेषफल 3 है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जब 2n+3 है, इसमें आप 4 का भाग दोगे तो आपके पास में शेषफल कितना आएगा? क्वेश्चन की भाषा समझिएगा, n में यदि 4 का भाग देते हो तो शेषफल 3 है, 2n+3 में 4 का भाग देते हो तो शेषफल क्या आएगा? इस क्वेश्चन को एक बार आप कंसेप्ट वाइज समझिएगा। यदि अपन 4 का भाग दे रहे हैं तो 4 का गुणा क्या होगा? देखिएगा एग्जाम्पल लेते हैं अपन, या तो वो 4 होंगे या 4 दूनी 8 हो जाएगा या 4 × 3 12 हो जाएगा या 4 × 4 16। नहीं, देखिएगा या तो संख्या सपोज कीजिएगा 4 का 4 में पूरा भाग जाता है तो 4 का किस में पूरा भाग जाएगा? सपोज 4 में पूरा जा रहे हैं, 5 में भाग दूंगा तो 1 शेष बचेगा, 6 में भाग दूंगा तो 2 शेष बचेगा, 7 में भाग दूंगा तो 3 शेष बचेगा और 8 में भाग दूंगा तो मेरे पास 0 शेष बचेगा। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया आपको समझाने के लिए। तो सपोज मैं छोटी से छोटी संख्या ले लेता हूँ, तो मैं n को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो वो संख्या क्या है? 7 की गुणा 7 है। मैंने मान ली वो संख्या 7 है, n बराबर मैंने मान लिया 7 है। ये समझ लिया मैंने।
क्यों n बराबर 7 माना, क्योंकि 3 प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब वो संख्या 7 है, एज्यूम कर ली मैंने। अब n बराबर 7 है तो ये संख्या कितनी होगी, 2 × 7 + 3, तो 7 दूनी 14 और 3 17। अब इसमें मैं 4 का भाग दूंगा तो 4 × 16, एक शेष बचेगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन को समझिएगा, मैंने ओनली एक एग्जाम्पल लिया है, मैंने ले लिया कि n बराबर में भी 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। अगर इसमें मैं 4 का भाग दूं तो मेरे पास शेषफल बचेगा 1, इसमें 4 का भाग दूं तो शेषफल बचेगा 2, इसमें 4 का भाग दूं तो शेषफल बचेगा 3, इसमें 4 का भाग दूं तो शेषफल बचेगा 0। फिर से आगे से ये साइकिल रिपीट होती जाएगी, वापस 1 2 3 0। तो ये क्वेश्चन था, 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 3 बचता है, तो मैंने ले लिया n बराबर 7, n बराबर मैंने ले लिया 7, तो 7 की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी, n की वैल्यू 7, ये हो गया मेरे पास 7 दूनी 14 और 3 17, और 17 में मैं 4 का भाग दूंगा तो एक शेष बचेगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं गाइज। जब अम्ल धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। जैसे कि सपोज कोई भी अम्ल है, HCl ले लिया मैंने, कोई भी धातु का कार्बोनेट सपोज मैंने Na2CO3 ले लिया, इनकी मैं रिएक्शन करवाता हूँ, एसिड की मैं धातु के कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो क्या मिलेगा मेरे को। तो गाइज देखिएगा, एक तो मेरे को, जैसे इसको मैं डबल कर देता हूँ तो एक तो मेरे को NaCl मिल जाएगा, एक तो NaCl मिल जाएगा, एक CO3 से मेरे को CO2 मिल जाएगा, एक O बच गया तो O यहाँ से होके H2O मिल जाएगा। तो देखिएगा पानी, नमक, कार्बन डाइऑक्साइड या इनमें से सभी। तो इसको आप पूरी रिएक्शन को अच्छे से बैलेंस करके करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा इनमें से सभी। धातु का कार्बोनेट Na2CO3 प्लस कोई भी अम्ल ले लिया आपने HCl, रिएक्शन करवाओगे तो आपको मिलेगा CO2 प्लस H2O प्लस आपको NaCl। तो आंसर हो गया अपना इनमें से सभी। गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अच्छे से रेस्पॉन्स मिलता रहेगा तो अपन अच्छे से क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपके सामने है, लैंगरहैंस के आइलेट्स किस मानव अंग में पाए जाते हैं। विच ह्यूमन ऑर्गन कंटेंट्स द आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस के आइलेट्स या अपन कहें तो लैंगरहैंस के द्वीप किसके अंदर पाए जाते हैं, तो अपने को पता है पेनक्रियाज के अंदर पाए जाते हैं। लैंगरहैंस द्वीप की अल्फा, बीटा और डेल्टा कोशिकाएं सब पाई जाती है पेनक्रियाज के अंदर, अग्नाशय के अंदर। तो लैंगरहैंस के आइलेट्स पाए जाते हैं गाइज अग्नाशय के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपके सामने है कि 25 वस्तुओं का क्रम मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रम मूल्य के बराबर है, लाभ % याद कीजिएगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। 25 वस्तु का तो क्रम मूल्य और 20 वस्तुओं का विक्रम मूल्य बराबर है। तो देखिएगा मैंने लिख लिया 25 CP = 20 SP, तो CP = अपॉन SP = क्या हो जाएगा मेरे पास 20/25। 5 का भाग दे लूँ मैं, 5 का इसमें गया 4 बार और 5 का इसमें गया 5 बार। तो गाइज मेरे पास अब क्रम मूल्य कितना होगा, क्रम मूल्य मेरे पास हो गया 4, क्योंकि ऊपर क्रम मूल्य और ऊपर की राशि 4। विक्रम मूल्य गाइज कितना हो गया मेरे पास, नीचे SP है और विक्रम मूल्य हो गया मेरे पास 5। तो परसेंटेज लाभ कितना हो जाएगा, परसेंटेज प्रॉफिट, नीचे हमेशा मेरे को क्रम मूल्य लेना है तो क्रम मूल्य हो गया 4, ऊपर हमेशा डिफरेंस लेना है, 5 और 4 का डिफरेंस 1% के लिए 100। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 25%। समझ में आ गया, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। समझ में नहीं आता तो एक बार वीडियो को रिपीट करके आप देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 25%। तो आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर 25%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है गाइस, किस बीमारी में पैरों में अत्यधिक सूजन आ जाती है। कौन सी बीमारी है जिसमें अत्यधिक सूजन देखने को मिलती है। कौन सा क्वेश्चन कहाँ गया अपना, ये रहा क्वेश्चन नंबर 46। तो आंसर हो जाएगा इसका हाथी पाँव, फील पाँव या एलिफेंटाइज। इसके कई नाम है गाइज, हाथी पाँव भी बोल देते हैं, फील पाँव भी बोल देते हैं, एलिफेंटाइज भी बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। यदि किसी संख्या के घन को 153 स्क्वायर से घटाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्या 1457 संख्या का पता लगाएगा। 153 स्क्वायर से घटाया जाता है, इससे घटाऊं मैं अक्स क्यूब को तो मेरे को मिलता है 1457। तो संख्या का पता लगाना है, अब अक्स की वैल्यू निकालनी है गाइज। इसको आप कर लीजिएगा, नॉर्मल कैलकुलेशन है। 153 का आप स्क्वायर कर लीजिएगा, ये 1457 इधर ले आइएगा और ये अक्स क्यूब आप इधर ले जाइएगा। 153 का आप स्क्वायर कर सकते हो 150 + 3 का होल स्क्वायर करके,
तो ए स्क्वायर हो जाएगा आपका, बी स्क्वायर हो जाएगा 6, 2ab हो जाएगा आपका 300, 300, 300, 900। इनका जोड़ोगे आप 6, 0, 9, 5, 14, असर 1, 2, 1, 3, 2। तो इस तरीके से माइनस करके आप इसका क्यूब रूट निकालिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन मैं छोड़ रहा हूँ, कुछ नहीं है इसमें, लॉजिक यही है। 153 स्क्वायर में से आपको अक्स क्यूब घटाते हो तो आंसर मिलता है 1457। ये समीकरण है और आपको अक्स की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 48 काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। कंपनी, ये तो होगी कंपनी, ये स्कूल, ये संस्कृति, ये स्वास्थ्य, सब अलग अलग रिलेट है, एक दूसरे से मैच नहीं खाएंगे, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंपनी, स्कूल, संस्कृति, स्वास्थ्य। तो आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनना है। क्वेश्चन नंबर 49। तो यहाँ पे आप देखोगे AEIOU, तो ये आ गया अपना स्वर, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ए आंसर हो जाएगा AEIOU, बाकी डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की भौतिक अवस्था क्या है। 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की भौतिक अवस्था क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा सकते हो इसको आप। देखिए गाइज, 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो होता है पानी लिक्विड यानी द्रव है, और इसके बाद में क्या हो जाता है, ये गैस बन जाता है, और इससे पहले क्या बन जाता है, ये बर्फ बन जाता है। ये इसका कहलाता है हिमांक, हिमांक पॉइंट कहलाता है, या जमाव बिंदु कहलाता है। जमाव बिंदु होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट होता है पानी का 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन पूछा है 250 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 250 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया 100 के बाद में, तो 100 के बाद में उसकी अवस्था बन जाएगी गैस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है गाइज, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठन तत्व के नाम, प्रतीक, इकाई को मंजूरी देता है। जैसे कि सोडियम है, इसका 11 है, सिंबल ये है, ये सब कुछ डिसाइड कौन करता है, कौन सी संस्था है जो ये सब कुछ डिसाइड करती है। आपने नाम सुना होगा IUPAC, तो यही फुल फॉर्म इसकी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन आ सकता है कि IUPAC की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई 1919 के अंदर। क्वेश्चन आ सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा US के अंदर। ओके, इंपॉर्टेंट है, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, 1919 के अंदर स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है गाइस, पर्यटकों को भारतीय मसाला उद्योग की वृद्धि और इतिहास से अवगत कराने के लिए निम्न में से किस संस्था प्रथम मसाला संग्रहालय स्थापित किया गया था। भारत के अंदर पहला मसाला संग्रहालय कहाँ पे स्थापित किया गया था। भारत के अंदर पहला मसाला संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया था। ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम, पणजी, कोची या हैदराबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइज अपना कोची, कोची आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर से, किसका IUPAC नाम है, ये किसका IUPAC नाम है। देखिएगा गाइज, इसमें कार्बन कितने हैं, कार्बन इसमें 3 है, 1 2 3। हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, 3 है, 2 5, 5 और 3 8, 8 है। तो ये बनेगा C3H8, C3H8 बन गया, ये बन गया C3H8। ये किस कैटेगरी में आएगा, ये आएगा CnH2n+2, क्योंकि 3 दूनी 6, 6 2 8, तो ये बन गया ये। अब ये देखिएगा, ये कौन सा आया, ये आया एल्केन कैटेगरी, ये आया एल्केन कैटेगरी। 3 होते हैं एल्केन, एल्किन, एल्काइन, तो +2 लग गया तो एल्केन, ये नहीं है तो एल्किन, और -2 है तो एल्काइन, ये एल्केन लग गया। अब देखिएगा एल्केन लग गया तो सभी में एन आ रहा है, ये तो सभी में एन आ रहा है, तो कौन सा आंसर लगाएंगे। कार्बन 3 है, कार्बन 3 है तो मैथ 1 पे होता है मैथ, 2 पे होता है एथ, 3 पे होता है प्रोप, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रोपेन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोपेन। इस तरीके से अपन इनका नामकरण करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज एक सीरीज़ है, इसको आपको कंप्लीट करना है। बताइएगा इसमें क्या लॉजिक लगेगा। फटाफट स्पीडली 5 सेकंड के अंदर आंसर दीजिएगा। कुछ नहीं है, इसमें डिफरेंस निकालिएगा। 2 और 6 का डिफरेंस 4 है, इनका 6 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 12, यहाँ पे 14। तो नेक्स्ट आने वाली टर्म्स में 16 ऐड हो जाएंगे, तो 56 और 16 कितना हो जाएगा, 72 आपका आंसर हो जाएगा। ओके गाइज, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पॉन्स देते रहिएगा ताकि मैं आपके लिए अच्छे से सभी क्वेश्चंस को कवर करता रहूँ। हो सके तो इसी तरीके से मैं अपने एसएससी वाले पेपर्स को भी कवर करूँ, जीके वाले पोर्शन को, ताकि अपने बहुत ज़्यादा फायदा होगा जब भी आप रेलवे की एग्जाम दो चाहे एसएससी की एग्जाम दो। क्वेश्चन है अपना INS विक्रमादित्य क्या है। तो INS विक्रमादित्य क्या है गाइज। ऑप्शन आपके सामने है, युद्ध टैंक, कोई बैटल टैंक है क्या, या कोई पनडुब्बी है, या कोई एयरक्राफ्ट है, या कोई जेट लड़ाकू विमान है। INS विक्रमादित्य क्या है, अच्छे से देख लीजिएगा क्वेश्चन को और आंसर दीजिएगा। फिर INS विक्रमादित्य क्या है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज, विमान वाहक या एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य। और इसको कब कमीशन किया गया भारतीय नेवी के अंदर, इसको कमीशन किया गया 2013 के अंदर। क्वेश्चन आ सकता है। विक्रमादित्य कौन है, एम्पायर शासक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, क्वेश्चन नंबर 56 है। एक पदार्थ अक्सर लाल लिटमस के रंग को नीला कर देता है, और तो ये मिथाइल ऑरेंज को बदलकर कैसा करेगा। कोई पदार्थ अक्सर लाल लिटमस के रंग को नीला करता है, समझिएगा। सबसे पहले यदि लाल को नीले में कन्वर्ट कर रहा है, इसका मतलब वो है क्षार है, इसका मतलब जैसे NaOH हो गया। अगर लाल को नीले में कन्वर्ट कर रहा है, इसका मतलब वो पदार्थ है क्षार। अब वो पदार्थ मिथाइल ऑरेंज को बदलकर किस कलर में कर देगा, तो वो मिथाइल ऑरेंज को कर देगा एज ए पीलेपन के कलर में। रट लीजिएगा क्वेश्चन को अच्छे से, आंसर हो जाएगा यहाँ पे पीला, येलो। मिथाइल ऑरेंज को कलर में चेंज कर देगा येलो में, और लाल को बदल देता है वो नीले में। लाल को तो बदल देता है नीला, तो ये हो गया अपना क्षार, और मिथाइल ऑरेंज होगा उसको बदल देगा येलो। अच्छे से रट लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है दोबारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेड कप। फेड कप किस खेल से संबंधित है, तो फेड कप संबंधित है गाइज वुमेन्स टेनिस, महिला टेनिस से संबंधित है फेड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58। देखिएगा साइन 780, इसको मैं कर दूं 720 प्लस 60, 720 प्लस 60 कर दिया मैंने, सही है। 480 को कर दूं मैं 360 प्लस 120, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा ये होता है मेरा 0, यहीं पे होता है 360, यहीं पे आएगा मेरा 720, ठीक है। इसी लाइन पे 0, इसी पे 360, इसी पे 720। अब साइन 720 की जगह मैं साइन 0 भी लिख सकता हूँ, साइन 360 भी लिख सकता हूँ, या ओनली 0 लिख देता हूँ, तो ये हो गया मेरा साइन 60। ये हो जाएगा मेरा साइन 120, इसकी जगह मैं 0 लिख सकता हूँ 360 की जगह, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लस ये हो गया सेम कोस 120 और साइन 30। साइन 60 की वैल्यू होती है गाइज √3/2, साइन 120 की वैल्यू होती है गाइज √3/2, कोस 120 की वैल्यू होती है गाइज माइनस का 1/2, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। इनकी वैल्यू आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 1/2। कन्वर्जन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कोस 120 की वैल्यू आपको याद नहीं है तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, कोस 90 प्लस 30, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का साइन 30, और माइनस साइन 30 का मतलब माइनस का 1/2। तो ये मैंने माइनस 1/2 ही लिखा है। समझ में नहीं आता तो वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा गाइज, दोबारा से मैं रिपीट करूँगा यहाँ पे तो वीडियो लेंथी हो जाएगा, तो आप वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जब हम एक हथौड़े की मदद से मांसपेशीय बल लगाते हैं तो कौन से अन्य बल भी कील को दीवार में ठोकने में योगदान करते हैं। जब हम एक हथौड़े की मदद से मांसपेशीय बल लगाते हैं तो कौन से अन्य बल भी कील को दीवार में ठोकने में योगदान लगाते हैं, तो वो बल होता है गाइज घर्षण बल। ऑप्शन आपको दे रखा है चुंबकीय बल, कमानी बल, स्थिर विद्युतीय, अपना आंसर हो जाएगा घर्षण बल। अपन कील के ऊपर एक बल लगाते हैं तो हथौड़े वाला बल तो लगेगा, साथ ही साथ में कील के ऊपर एक घर्षण बल भी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 आप कर लीजिएगा अच्छे से, इसमें कुछ नहीं करना है, वैल्यू रखनी है। tan 45 की वैल्यू होती है 1, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है,
कोस 60 की होगी अपने पास 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कोस 45 की 1/√2, कोट 30 की कितनी होती है √3। तो ओनली आपको सबकी वैल्यू रख के कैलकुलेशन करनी है। इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ओनली वैल्यू रख के आपको अक्स की वैल्यू निकालनी है। फिर ये सारणी याद कीजिएगा, सारणी से आपको सबकी वैल्यू पता चल जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा √3/2, कर सकते हो आप अपने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपके सामने कि एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, ये हो गया मेरा अवतल लेंस, ये इसका मेन अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष के समांतर स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरण, यहाँ से इसके समांतर कोई प्रकाश की किरण गई और अपवर्तन के पश्चात, ये कह रहा है कि अपवर्तन के पश्चात लेंस के उसी तरफ किस बिंदु की ओर झुकती है, ये होगी। तो ये किस बिंदु की तरफ झुकेगी, तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट होगा जिसकी तरफ ये झुकेगी, टकराने के बाद में अपवर्तन के बाद किस बिंदु की तरफ झुकेगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस एप से। यहाँ से ऐसे डायग्राम बनाएंगे, यहाँ से कोई वस्तु गई, यहाँ से टकराई, टकराने के बाद में वो जिस पॉइंट से गुजरेगी वो पॉइंट कहलाता है एप, प्रिंसिपल फोकस। क्वेश्चन नंबर 62, तपेदिक या जो ट्यूबरकुलोसिस या टीबी एक बीमारी है, ये किसकी बीमारी है गाइज, अग्नाशय, हृदय, फेफड़े या यकृत। टीबी किसकी बीमारी है, तो आंसर हो जाएगा अपना लंग्स, फेफड़े। और जो टीका लगाया जाता है बेसिलस कैलेमाइट ग्यूरिन, बेसिलस कैलेमाइट ग्यूरिन, ट्यूबरकुलोसिस में जो टीका लगाया जाता है BCG। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा लंग्स, फेफड़ों की बीमारी है टीबी। क्वेश्चन नंबर 63 गाइज है आपके सामने, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, पावर, शक्ति का एसआई मात्रक पूछा गया है, आंसर हो जाएगा वाट। कार्य करने की दर को अपन गाइज कहते हैं पावर, P बराबर होता है W/T। कार्य करने की दर को कहते हैं अपन शक्ति और कार्य करने की क्षमता को कहते हैं अपन ऊर्जा। तो वाट होगी शक्ति की यूनिट, जूल होगी गाइज कार्य की यूनिट होती है, एम्पियर होगी धारा की, विद्युत धारा की, वोल्टेज की होगी ये V। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं, इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है, नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज, मलेरिया, हैजा, मधुमेह या खसरा। मधुमेह होगी, डायबिटीज़ होगी, वो एक से दूसरे से को नहीं फैलती है। बाकी मलेरिया हो गई, खसरा हो गई, हैजा हो गई, ये एक संक्रामक रोग है, एक से दूसरे में फैल जाती है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा संक्रामक रोग नहीं है, तो अपना आंसर हो जाएगा डायबिटीज़। डायबिटीज़ होता है इंसुलिन की कमी से होता है, इंसुलिन स्रावित होता है पेनक्रियाज अग्नाशय से, लैंगरहैंस द्वीप होते हैं उसकी बिट्टा कोशिकाओं से स्रावित होता है इंसुलिन, इंसुलिन की कमी से हो जाता है अपना ये रोग। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, 225 का हो गया 15 और 729 का कितना आएगा, स्क्वायर रूट निकालना अपने को। 729 का कितना होता है स्क्वायर रूट, ये हो गया शायद 21 का 22, 23, 24, 25, 26, 27 होते हैं शायद, इसका हो गया 27। तो इसको आप सभी का स्क्वायर रूट करके कैलकुलेशन करनी है। ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 27, ये हो गया 5, ये हो गया 12, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9। कैलकुलेशन करनी है, इजीली आप कर लीजिएगा। पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व कीजिएगा, 15/27 - 5/12, बाद में इसमें भाग दीजिएगा आप 4/9 से, कैलकुलेशन करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 66, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए गाइस, क्वेश्चन कहता है, ये देखिएगा यहीं पे देखना पड़ेगा, किसी दिए गए रंग और माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या, ये गाइज ये हुआ आपतन कोण, ये आपतन कोण आई है तो इसकी आपतन कोण की ज्या होगी साइन आई, और अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या ये एक स्थिरांक होती है, इनका रेशियो एक स्थिरांक होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं। ऑप्शन देखिएगा, साइन आई, इसका जो पूरा नियम होता है वो होता है N1 साइन I1 = N2 साइन R। एक होता है अपवर्तन, एक होता है रिफ्लेक्शन। तो आंसर हो जाएगा आपका स्नेल्स लॉ। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन इनका जो रेशियो है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है साइन I अपॉन साइन R = हो जाता है कांस्टेंट, स्नेल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ था। तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था 1930 के अंदर, ध्यान में रखना है।
और लेटेस्ट 2018 के अंदर हो चुका है, उसके बाद में होएगा 2022 के अंदर, उसके बाद में होगा 2026 के अंदर। 2018 का हुआ था गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ था 2018 का। 4 अप्रैल को इसकी ओपनिंग हुई थी और 15 अप्रैल को इसकी क्लोजिंग हुई थी। 2018 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स हो चुका है गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया, और सबसे पहले हुआ था 1930 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर क्या स्थित होता है? तो आंसर हो जाएगा अपना बाइल पीत्रस। तो कहाँ पे स्टोर होता है? संग्रहित और सांद्रित होता है गॉल ब्लैडर के अंदर, पित्ताशय, बाइल। बाइल जूस है, पीत्रस है, पित्ताशय में स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। गाइज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, नहीं किया हो तो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए एग्जाम में काम आने वाला ही है। और जो एसएससी जीके की सीरीज़ करूँगा उनमें आंसर दिए हुए होंगे, लेकिन वो सीरीज़ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगी और जल्दी में उसके डेली 25 क्वेश्चन आपके लिए लेके आने वाला हूँ। हाइग्रोमीटर से अपन आर्द्रता मेजर करते हैं, तो बैरोमीटर से क्या मेजर करेंगे? तो बैरोमीटर से हमेशा गाइज दबाव मेजर किया जाता है, प्रेशर मेजर किया जाता है, और दाब की यूनिट होती है गाइज पास्कल, ध्यान में रखना है। हाइग्रोमीटर से अपन नमी को मेजर करते हैं और बैरोमीटर से अपन प्रेशर, दाब को मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। 2 संख्याओं का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रमशः ये है, संख्या ज्ञात कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 संख्या मैंने ले ली ए और बी, ओके। इनका यदि समांतर माध्य की बात करूँ तो हो गया a+b/2, समांतर माध्य हो गया इनका 7। और गाइज इनका जो गुणोत्तर माध्य है, गुणोत्तर माध्य दिया जाता है √AB से, वो है 2√10। दोनों समीकरण बन गए मेरे पास। एक समीकरण तो बन चुका मेरे पास ये, और एक समीकरण बन चुका मेरे पास ये। अब देखिएगा, मैं फॉर्मूला लगाता हूँ a+b का होल स्क्वायर का, तो a² + b² + 2ab। यहाँ से a+b कितना बन जाएगा? यहाँ से a+b बन गया मेरे पास 7 दूनी 14, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाइड हो गया 7 दूनी 14, और इसका स्क्वायर करूँगा तो ab हो जाएगा मेरे पास, इसका तो 10 × 2 का स्क्वायर करूँगा 40, 4, ये हो गया मेरे पास 40। दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया तो ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, ab हो गया, 10 का स्क्वायर कट गया, 2 का 4 हो गया, 10 चौक 40। अब देखिए गाइज, a+b का होल स्क्वायर, तो a+b की जगह हो गया मेरे पास 14, तो 14 का होल स्क्वायर कितना हो जाता है? 14 का हो जाता है 196, इक्वल टू गाइज a² + b² + 2ab। 2ab कितना हो जाएगा मेरे पास? 2ab हो जाएगा मेरा 40 दूना 80। सही है। तो a² + b² कितना हो जाएगा? a² + b² मेरा हो जाएगा 196 में से 80 घटा दूँ 6, 9 में से 8 गए 1 और 1। सही है। a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। a+b का होल स्क्वायर करूँगा मैं तो 14 का हो गया मेरे पास 196। अब गाइज a² + b² देखिएगा, अब क्या करना है आपको? ऑप्शन से जाइएगा, ऑप्शन में से आपको हटाना है कि जोड़ूं तब तो बन जाए 14, और गुणा करूं या स्क्वायर करके ये लाऊं तो बन जाए 116। तो देखिएगा ये तो हो गया 8 और 5 13, 20 तो 22, 5 4 9, 10 4 14। तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, 10 का स्क्वायर करूँगा 100 और 4 का स्क्वायर करूँगा 16, तो ये हो गया 116, और जोड़ने पर भी 14। ऑप्शन से जाइएगा यहाँ पे आने के बाद में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इसको आप दोबारा से करके देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और खुद से कोशिश कीजिएगा। नहीं समझ में आता है तो वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपके सामने क्वेश्चन नंबर 71 में स्किप मार रहा हूँ, बहुत लेंथी है, मेरे पास एक्सप्लेन करने के लिए इतनी जगह नहीं है, क्योंकि इसके आधार पे एक ही क्वेश्चन है। वैसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और 4-5 इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन हो तो अब आप कोशिश कीजिएगा करने की, बाकी एग्जाम में इसको छोड़ सकते हो या लास्ट में अटैम्प्ट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 गाइज कहता है कि ध्रुव तारा एक स्थान पर स्थिर क्यों दिखाई देता है? ध्रुव तारा एक स्थान पर स्थिर क्यों दिखाई देता है जबकि अन्य सभी तारे पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए प्रतीत होते हैं?
ध्रुव तारा एक ही स्थान पर दिखाई देते हैं, बाकी अन्य सभी तारे पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए प्रतीत होते हैं। इसके पीछे का रीजन है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ध्रुव तारा पृथ्वी की धुरी की दिशा में स्थित है जिस पर पृथ्वी घूमती है। ध्रुव तारा पृथ्वी की धुरी की दिशा में स्थित है, इसलिए वो अपने को स्थिर दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिए गए ऑप्शन में से कितने आयत है आपको बताना है। तो गाइज आयत है तो आयत की सबसे पहले आपको करैक्टरिस्टिक्स ध्यान होनी चाहिए, यानी आमने सामने की लंबाई बराबर और जो बनने वाला एंगल होता है वो था 90 डिग्री। अब देखिएगा गाइज ये तो एंगल 90 डिग्री बन नहीं रहे, तो ये जो तिरछी लाइनें दे रखी है इन तिरछी लाइनों का तो मेरे को कोई मतलब नहीं है। मैं इसको दोबारा से डायग्राम बना लेता हूँ, क्योंकि आयत की डेफिनेशन में एंगल 90 डिग्री का बनना चाहिए। ये एक लाइन खींच दी मैंने, और अब मैं एक लाइन तो ये ले लेता हूँ, एक लाइन ये ले लेता हूँ और एक लाइन ये ले लेता हूँ, बस। अब ये डायग्राम और ये डायग्राम सेम है, इसमें आपको बताना है कि आयत की संख्या कितनी है। तो गाइस जैसे मैं ये लाइन ले रहा हूँ, इस लाइन को काउंट कीजिएगा तो इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, देखिएगा कितने आयत बनेंगे। इस लाइन के ऊपर देखिएगा एक तो ये बन जाएगा, मैं जो पेन घुमा रहा हूँ, एक ये बन जाएगा 2 और एक ये कंप्लीट 3। इसी प्रकार इसी लाइन को बेस मानते हुए आप इन दोनों के बीच में देखिएगा, पहले तो हमने इन दोनों के बीच में देख लिया 3 बन गए। इस लाइन और इस लाइन के बीच में देखिएगा कितने बन रहे हैं, तो 1 और 1 2 और 1 कंप्लीट 3। अब इस लाइन और इस लाइन के बीच देखिएगा तो इस लाइन और इस लाइन के बीच में फिर से 3 बनेंगे। इस लाइन और इस लाइन के बीच में देखोगे तो आप फिर से 3 बनेंगे। अब इस लाइन के बीच में आ जाओ, इधर नहीं आने का क्योंकि इधर वाला अपन कवर कर चुके हैं, इस लाइन में इधर ही चलना है अपने को। तो इस लाइन और इस लाइन के बीच में आप देखोगे 3 बनेंगे। कैसे बनेंगे, एक तो ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। अब देखिएगा इसी प्रकार इस लाइन और इस लाइन के बीच देखोगे तो फिर से 3 देखने को मिलेंगे। इस लाइन और इस लाइन के बीच देखोगे तो फिर से 3 देखने को मिलेंगे। ओके, अब देखिएगा, अब इस लाइन को कवर करते हैं, इधर ही चलेंगे अपन। तो इस लाइन और इस लाइन के बीच 3 मिल जाएंगे और इस लाइन और इस लाइन के बीच 3 मिल जाएंगे। ओके, अब देखिएगा इस लाइन को काउंट कर लेते हैं। अब इस लाइन वाले इधर नहीं आए ना अपन, अभी इस लाइन को अपने काउंट कर लिया और इस लाइन को लेते हैं तो इधर ही चलते हैं तो 3 देखने को मिल जाएंगे। तो काउंट कर लीजिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 × 3 30, आंसर हो जाएगा आपका 30। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। ये हो जाएगी, सिंपल है, असंगत को चुनना है। तो बाकी देखिएगा ये 90 डिग्री पे है, ये 90 डिग्री पे बन रहा है, ये 90 डिग्री पे बन रहा है, इसमें 90 पे नहीं बन रहा है ये, बल्कि इनकी आमने सामने की भुजाओं पे बन रहा है। यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसमें ये दोनों भुजाएं बिल्कुल लंबवत हैं, इसमें दोनों भुजाएं लंबवत हैं, इसमें दोनों भुजाएं लंबवत हैं, इसमें लंबवत नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 75 और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाकी नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, इंपॉर्टेंट। श्वेत प्रकाश के निम्न में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य उच्चतम होती है। देखिएगा VIBGYOR, सफ़ेद प्रकाश होता है वाइट, 7 कलर में डिवाइड हो जाता है जब प्रिज्म से गुजरता है। तो किसकी तरंगदैर्घ्य उच्चतम होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा R। लैम्बडा मैक्सिमम होती है इधर, तो इधर हो गया अपना R, यानी रेड की सबसे ज़्यादा होती है। और गाइज फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी इधर होती है मैक्सिमम, फ्रीक्वेंसी इधर हो जाती है मैक्सिमम, तो फ्रीक्वेंसी V की मैक्सिमम होती है और तरंगदैर्घ्य R की मैक्सिमम होती है। तो ये क्वेश्चन था, तो लाल की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, ये ध्यान में रखना आपको, VIBGYOR, और तरंगदैर्घ्य मैक्सिमम इधर चलती है और फ्रीक्वेंसी इधर चलती है मिनिमम। दोनों लाइनें आपको ध्यान में रखनी है, देख लीजिएगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, 1/0.08, तो पॉइंट के लिए 100 लगा दूँ, ठीक है। 8 का इसमें भाग चला जाएगा, कितनी बार भाग जाएगा, एक और 0 लगा दूँ नीचे ऊपर नीचे, तो 8 का इसमें जाता है 125, 125/10। गाइज आपका आंसर हो जाएगा 12.5। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, स्पीड मेरी काफ़ी ज़्यादा रहेगी क्योंकि क्वेश्चन आपको ओनली समझना है, आप वीडियो को पॉज करके खुद भी सॉल्व करके देख सकते हो। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन नंबर 77 देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है, कथन और निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन है। गाइज क्वेश्चन क्या कहता है, पहले अपन कथन देख लेते हैं। ये कहता है ऑक्सीजन एक गैस है, तो गाइज मैं बना लेता हूँ, ऑक्सीजन है ये एक गैस है, तो इस तरीके से मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ। ऑक्सीजन गैस हो गई। आगे कहता है कि सिलेंडर में गैस होती है, या मैं कहूँ तो कि गैस है वो सिलेंडर के अंदर होती है, तो इस तरीके से अपन बना लेता हूँ। मैं इसको बना लिया सिलेंडर, ये हो गया मेरा सिलेंडर। तो ये जो डायग्राम बनेगा इस तरीके से बनेगा। निष्कर्ष क्या है, सिलेंडर में ऑक्सीजन है, ये सिलेंडर है उसके अंदर ऑक्सीजन है क्या, बिल्कुल है, तो अपन कह सकते हैं स्टेटमेंट सही है। या अपन कह सकते हैं कि निकला गया निष्कर्ष है वो सही है, निकला गया निष्कर्ष बिल्कुल सही है। अपन आंसर देख लेते हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। गाइज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ये देखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। द कंक्लूजन ड्राउन इज प्रोबेबली ट्रू, बिल्कुल सही है, प्रोबेबली ट्रू। ओके, निकला गया निष्कर्ष संभवतः सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है गाइज किसी काम को पूरा करने में PQR क्रमशः इतने दिन लगाते हैं, उनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात निकालिएगा। इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात निकालना। गाइज इस क्वेश्चन को रेलवे ने ड्रॉप किया, इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक थी, तो इसको अपन स्किप मारते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है आप लोगों के सामने। गाइज अपन इसी तरीके से SSC के पेपर्स भी अपन ने स्टार्ट कर दिए, आप वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ हेड कैप है, तो गाइज ये तो हो गई हेड। कुछ है, कुछ के लिए मैं इस तरीके से डायग्राम बना लेता हूँ, कुछ हेड कैप है, कुछ कैप चटाई है, तो ये कैप है, इसका डायग्राम मैंने इस तरीके से बना लिया, कुछ कैप चटाई है। अब देखिएगा कुछ कैप हेड है, तो ये देखिएगा कुछ कैप हेड है क्या, ये कैप और हेड, ये जो कैप है ये हेड है, बिल्कुल है, तो पहला स्टेटमेंट सही है, पहला निष्कर्ष सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि कुछ चटाई कैप है, तो ये देखिएगा ये चटाई है, ये कैप भी है, यानी ये भी सही है। अपना आंसर हो जाएगा दोनों बिल्कुल सही है। आंसर देख लेते हैं इस क्वेश्चन का, दोनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आप लोगों के सामने है कि हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है, हवा के अंदर प्रकाश की चाल कितनी होती है। ऑप्शन है 3 × 10⁸, 3 × 10⁵, 10⁴ या 10⁶। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। गाइज यहाँ से एक चीज़ इंपॉर्टेंट आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप लोगों को 2 एग्जाम्पल लेने हैं, एक तो आपको लेना है साउंड, एक लेना है आपको लाइट। साउंड का मतलब आपको पता है ध्वनि, लाइट का मतलब आप लोगों को पता है प्रकाश। साउंड की अगर बात करें तो सॉलिड के अंदर उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में कम हो जाती है, गैस के अंदर और कम हो जाती है, और वैक्यूम निर्वात के अंदर 0 हो जाती है। प्रकाश की बात करो तो ये सब उल्टा हो जाता है, प्रकाश के अंदर वैक्यूम के अंदर सबसे ज़्यादा, उसके बाद में गैस, उसके बाद में लाइट, और सॉलिड के अंदर प्रकाश की चाल बहुत कम 0 हो जाती है। तो यहाँ पे आप दोनों ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। अपने जीवन काल के दौरान, क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि अपने जीवन काल के दौरान कई आश्रयदाताओं पर आश्रित रहने वाले जीव क्या कहलाते हैं। जीवन काल के दौरान आश्रयदाताओं पर आश्रित रहने वाला जीव क्या कहलाता है। गाइज आंसर हो जाएगा आपका परभक्षी, प्रीडेटर। ध्यान में रखना है, आश्रयदाताओं पर आश्रित रहने वाले जीव, तो आंसर हो जाएगा आपका प्रेडेटिव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कन्फ्यूजन कर सकता है, आप परजीवी कह दो, परजीवी नहीं होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा परभक्षी, प्रीडेटर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 82 की बात कर लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि निश्चित कोट भाषा में ब्रैकेट को ये कहा जाता है तो ब्लॉक को क्या कहा जाएगा। ब्रैकेट को ये कहा जाता है तो ब्लॉक को क्या कहा जाएगा, इसके अंदर क्या कंसेप्ट लगाया गया गाइज, इसमें कुछ नहीं किया गया, +2 और -2 का कंसेप्ट है। बी में +2 कर दिया, आर में -2 कर दिया, ए में +2 कर दिया, सी में -2 कर दिया। ओके, तो +2 -2 का कंसेप्ट है, तो इसमें आप +2 -2 का कंसेप्ट लगा लीजिएगा, आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। सोल्व नहीं करूँगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को, ये इंपॉर्टेंट है। 83 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का देखिएगा। इसमें क्या है, इसमें गाइज क्या किया गया कि ये SUMMIT है और नीचे गाइज है KSQRGK। इसमें क्या किया है, इस तरीके से हाफ हाफ कर दिया है, और अब देखिएगा इसमें ये रिलेशन लगाया गया है। ओके, तो देखिएगा ये -2 हो जाएगा, यहाँ पे ये -2 हो जाएगा और ये -2, यानी ये -2
ये -2 और ये -2, इसी तरीके से आपको इसमें लगाना है, ये -2 -2 -2 वाला रिलेशन, और आप लोगों का आंसर आ जाएगा। करके देखिएगा, मैंने कंसेप्ट आप लोगों को बता दिया कि कौन सा कंसेप्ट लगाया गया है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, जितना आप लाइक शेयर रेस्पॉन्स दोगे उतना ही ज़्यादा मैं वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 गाइज है 13, 14, 32, 123। नेक्स्ट आगे आने वाली टर्म्स क्या होगी आप बताइएगा, आप लोगों को आता है क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हो आपको इसको। अब देखिएगा, इसमें गाइज 13 को 1 से मल्टीप्लाइड किया गया है, 13 को 1 से मल्टीप्लाइड किया गया है और 1 इसके अंदर जोड़ दिया गया है, तो आंसर हो गया 14। 14 को क्या किया गया गाइज? 14 को 2 से किया गया है और 2 का स्क्वायर यानी 4 इसमें जोड़ दिया है, आंसर हो गया 32। 32 को गाइज 3 से गुणा किया गया है और 3 का क्यूब इसमें जोड़ा गया है, 3 का क्यूब इसमें जोड़ा गया है। नेक्स्ट टर्म है, इसको 4 से गुणा किया जाएगा और 4 की पावर 4 से इसमें जोड़ दिया जाएगा। 4 की पावर 4 कितनी होती है? 4 की पावर 4 हो जाएगी 256, 256 और इसको 4 से गुणा करता हूँ मैं, 4 × 3 = 12, 4 दूनी 8 × 1 = 9 और 4, 6 × 2 = 8, 9 × 5 = 14, 4 × 2 = 4, 1 7, तो 748 मेरा आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा सकते हो आप इसको। इसमें कंसेप्ट क्या लगा? × 1 + 1 × 2 + 2 की पावर 2 × 3 + 3 की पावर 3 × 4 + 4 की पावर 4, ये कंसेप्ट लगाया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके का कंसेप्ट लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या किया गया है? इसमें आप लोगों को वैल्यू बतानी है इसकी। तो इसमें गाइज आप लोगों को क्या करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये जो LHS है, इसमें आप अक्स की जगह आप 30, 45, 60, 90 रख के देख सकते हो। जैसे कि मैं इसमें 30 रख लेता हूँ। अगर मैं 30 रखता हूँ तो cos 30 की वैल्यू होगी गाइज √3/2 का स्क्वायर प्लस sin 30 की वैल्यू होगी 1/2। तो ये मेरे पास हो जाएगा 3/4 प्लस 1/2। एलसीएम आ गया 4, तो ये हो जाएगा 3 + 2 यानी 5/4, यानी मेरे पास RHS आ गया, यानी अक्स की वैल्यू हो गई यहाँ पे 30 डिग्री, तो sin 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। बस आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है और इस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन है आपको सोल्व करना है कि इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से सोल्व कर लोगे। मैं इसको सोल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ओनली सिंपल, अच्छा नहीं, इसमें अलग सा रिलेशन है। इसमें गाइज करना कि आप लोगों को साइन चेंज करने हैं, 2 चिन्हों को आपस में बदलना है। इसमें आपको 2 चिन्हों को आपस में बदलना है, 2 साइन को, और आपको करेक्ट इक्वेशन निकालनी है। तो इसमें आप करके देख लीजिएगा, कोई भी ये है आपका LHS इधर और ये RHS, इसमें कौन से 2 साइन को आप चेंज करो ताकि आपके पास में वैल्यू 12 आ जाए। आपको कुछ नहीं करना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है, जो ऑप्शन दे रखे हैं उनको आपको पुट करना है। जैसे कि पहला ऑप्शन है प्लस और गुणा को चेंज करके देख लीजिएगा, प्लस और गुणा, देखिएगा इसको तो मैं कर देता हूँ गुणा और इसको कर देता हूँ प्लस। अब देखिएगा 12 में 12 का भाग गया, एक बार गया, 5 × 3 = 15, 15 × 1 = 16, 16 में से 4 गए 12, तो यानी पहला ऑप्शन ही मेरा करेक्ट हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है, ऑप्शन को पहले देख लीजिएगा, उसके बाद आंसर लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87। इसमें आपको बताना है कि गलत समूह को पहचानिए, दिए गए ऑप्शन में कौन सा गलत है। अब देखिएगा गाइज, A 1 पे आता है, E 5 पे हो गया, I 9 पे हो गया, N 14 पे हो गया, Q 17 पे हो गया। तो देखिएगा 5 4 का गैप, यहाँ पे भी 4 का गैप, यहाँ पे 5 का गैप हो गया, तो 5 का नहीं होना चाहिए, ये गैप आना चाहिए, 9 4 13 आना चाहिए, और 13 के बाद में ये 17 हो गया, तो ये टर्म्स अपनी गलत हो गई। तो यहाँ पे N की जगह M आना चाहिए पहला ही, आगे दूसरे को अपन नहीं वेरीफाई करेंगे, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अपना कौन सा, NO गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कंसेप्ट जो लगाया जा रहा है वो कंसेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। गाइज वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पॉन्स मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 है, ऑक्सीजन के अभाव में अवायवीय जीवाणुओं द्वारा पानी के नीचे मौजूद वनस्पति सामग्री के अपघटन से पृथ्वी के नीचे कौन सा जीवाश्म ईंधन बनता है। ऑक्सीजन के अभाव में पृथ्वी के नीचे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो जितने भी अवायवीय जीवाणु हैं उनके द्वारा पानी के नीचे मौजूद वनस्पति सामग्री के अपघटन से पृथ्वी के नीचे कौन सा जीवाश्म बनता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर बी, नेचुरल गैस। तो आपको इस केस में मिलती है नेचुरल गैस। ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय अपघटनों के द्वारा नेचुरल गैस की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट एक मैथ का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा सकते हो आप, इसको एग्जाम में पूछा जा सकता है दोबारा से। क्वेश्चन गाइज आप लोगों के सामने है, एक गोलार्ध की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना है
और इसका आयतन इतना है, इसकी त्रिज्या बताइएगा। गाइज अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की बात करें तो 2πr² हो गया, इसके आयतन की बात करें तो 2/3 πr³ हो गया। ओके, और आपको देखिएगा 2/3 πr³ की वैल्यू है आप लोगों के सामने 19,404, और इसमें 2πr² का भाग दे लीजिएगा और ये वैल्यू आपकी 2772। आपको पाई से पाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, r² से r, ओनली r बचेगा, बाकी आपको कैलकुलेशन करनी है, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आप लोगों के साथ में। ठीक है, ओनली कैलकुलेशन है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2πr², गोले का पूरा क्षेत्रफल होता है 4πr², अर्धगोले का हो गया 2πr²। अर्धगोले का संपूर्ण की बात करें तो अर्धगोले का संपूर्ण हो जाता है 3πr²। गोले का आयतन होता है 4/3 πr³, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³। तो इसमें ओनली आपको कैलकुलेशन करनी है, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा 2/3 πr³ इक्वल टू हो गया 19,404, इसमें भाग दूँ मैं 2πr², ये हो गया 2772, 2 पाई कैंसिल, r² कैंसिल, ये 3 है, ये 3 यहाँ पे आ गया। अब इसको कैलकुलेशन करनी है, r की वैल्यू आ जाएगी, जो कटता है वो काट दे लीजिएगा। ओके, आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है क्या कहलाता है? द पार्ट ऑफ द मसल विच शॉर्टन्स टू क्रिएट्स कॉन्ट्रैक्शन इज द, उसको बोलते हैं एक्टिन। मांसपेशियों का, मसल्स का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है एक्टिन। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्टिन। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करेंगे गाइज। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई इतनी है, लंबाई और विकर्ण का मान ज्ञात कीजिएगा। आयत है, इसकी लंबाई गाइज आपको 4 अक्ष दे दी, चौड़ाई इसको 3 अक्ष दे दी, तो विकर्ण कितना हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा 5 अक्ष। क्यों? लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर इनका अंडरवुड, तो 4 चौक 16 प्लस 3 3 9 25, 25 का अंडरवुड लोगे आप 5, तो विकर्ण आ गया आपके पास 5 अक्ष। तो लंबाई कितनी है? लंबाई है आप लोगों के पास में 4, और विकर्ण कितना हुआ? विकर्ण हुआ 5। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, लंबाई और विकर्ण का अनुपात 4:5, ऑप्शन बी आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92 की बात कर लेते हैं। परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54 वाले तत्व संबंधित हैं। किससे संबंधित है गाइज? आप देखोगे इनकी कक्षाएं भरी हुई है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इनकी वैलेंसी 0 है, वैलेंसी 0 है, इसका मतलब ये ग्रुप 18 या ग्रुप 0 से संबंधित है, और ग्रुप 18 ग्रुप 0 को अपन बोलते हैं अक्रिय गैसेज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनर्ट गैसेज। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। निम्न में से किस गैस का उपयोग ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की गणना करने के लिए किया जाता है? GWP की गणना करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन या नाइट्रोजन ऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GWP किस गैस का यूज किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन नंबर सी का यूज किया जाता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा गाइस, क्या कहते हैं? 200 मीटर की दौड़ में PQ को 35 मीटर या 7 सेकंड से हरा देता है। देखिएगा गाइज, तो दौड़ के दौरान P द्वारा लिया गया समय कितना होगा? P कितना समय लेता है? देखिएगा, या तो वो 35 मीटर से हराता है या वो 7 सेकंड से हराता है। अगर 35 मीटर की दौड़ में इक्वल टू है 7 सेकंड को कवर करता है, 35 मीटर की दौड़ 7 सेकंड में कवर करता है, तो वो 200 मीटर की दौड़ कितने समय में करेगा? इंटू 200 कर देता हूँ मैं, तो 7 5 5 इंटू 40, 40 सेकंड में। एक बंदा 40 सेकंड में कर रहा है, ठीक है, 40 सेकंड में कर रहा है वो, तो P कितने टाइम में करेगा उसको? 7 माइनस कर देते तो आंसर हो जाएगा आपका 33। PQ को या तो 35 मीटर से हराता है या 7 सेकंड से हराता है, ठीक है। तो 200 मीटर, अगर P की बात करें, P है, ये क्यों की बात हो रही है, क्यों 35 मीटर चलता है वो 7 सेकंड के बराबर है, तो क्यों गाइज उस समय को, क्यों की बात हो रही है यहाँ पे, क्यों या तो 35 मीटर से या 7 सेकंड से। अगर वो 35 मीटर की दूरी 7 सेकंड में तय करता है तो 200 मीटर की दूरी करेगा वो 40 में, और ये 7 सेकंड से हरा देता, तो अपना आंसर इसका माइनस कर देंगे 33। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। ये देखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को करना क्या है, इसका स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करोगे तो x की पावर 2n माइनस 1/x की पावर 2n माइनस 2 a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ab, ये हो जाएगा। इसका अंडररूट निकाल दूँ मैं, ठीक है। देखिएगा, ये वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँ, x की पावर n माइनस 1/x की पावर n का स्क्वायर करूँ, तो ये हो गया 2n प्लस x की पावर 2n माइनस 2,
और ये स्क्वायर हटाना है वापस तो अंडर। अब इसकी जगह मैं वैल्यू रख दूँ के, इनकी जगह वैल्यू रख दूँ मैं k-2। मेरा आंसर हो गया ये k-2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 96 की। क्वेश्चन नंबर 96 कहते हैं, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 96। ये क्वेश्चन थोड़ा सा काफ़ी लेंथी होगा गाइज। इसमें क्या है कि P एक साथ काम करके एक दिन छोड़कर काम करते हुए P और Q। देखिएगा गाइज, ये क्वेश्चन कह रहे हैं पहले P काम करता है फिर Q काम करता है और 17 दिन में ख़त्म करते हैं। तो 17 का आधा तो बनता नहीं, तो 17 को मैं कर दूँ 9 या 8। तो पहले तो 9 दिन तो P काम करेगा और 8 दिन Q काम करेगा। गाइज ये इक्वेशन बन जाएगी मेरी 9P + 8Q = 17 दिन का काम हो गया। ये P और Q ध्यान दीजिएगा, एक दिन का कार्य ले रहा हूँ मैं, P एक दिन का कार्य ले रहा हूँ। P का एक दिन का कार्य P है, 9 दिन में काम करेगा वो P। ध्यान में रखना, एक दिन का कार्य लिया है मैंने, ठीक है। और दिन की संख्या निकालने के लिए मैं इसका उल्टा कर दूंगा। अब देखिए गाइज, यदि कार्य Q स्टार्ट करें, पहले Q स्टार्ट करें फिर P स्टार्ट करें तो 53/3 दिन लेते हैं। अब ये जो 53/3 है इसको मैं कर दूँ 17 + 2/3। 17 × 3 = 2 3। 17 मैंने इसलिए फैक्टर बनाया क्योंकि 17 मेरे को दे रखे हैं। तो पहले Q स्टार्ट करता है, तो ये 17 में क्या हो जाएगा, 17 का भी 9 और 8 हो जाएगा। तो 9 दिन तो Q करेगा और 8 दिन P करेगा, और P 8 दिन के साथ में 2/3 दिन भी और करेगा। तो देखिएगा ये हो जाएगा 9Q प्लस ये हो जाएगा 8 + 2/3 कितना हो जाएगा 26/3 प्लस 26/3। ये तो करेगा 9Q प्लस 26/3 P। और ये भी कार्य सेम आएगा, तो ये कार्य और ये कार्य सेम आएगा, दोनों को इक्वल रख लेते हैं अपन। 9P + 8Q = हो जाएगा 9Q प्लस 26/3 P। इनको सोल्व कर लेते हैं अपन। तो गाइज ये देखिएगा 9Q में से 8Q गया तो Q बचेगा = 9P में से 9 में से 26/3 गया तो 9 × 3 = 27 में से 26 गए P/3। तो ये आ जाएगा P = 3Q। अब एक जगह अपन वैल्यू रख लेंगे, कहीं पे भी रख लीजिएगा, इसमें रख लेते हैं अपन वैल्यू। तो जैसे कि P = मैं 3Q रखता हूँ तो यह यहाँ पे अपना आंसर आएगा। गाइज इसको थोड़ा सा देखते हैं अपन, बाद में देखेंगे, थोड़ा यहाँ से कन्फ्यूजन हो रहा है। यहाँ तक तो सही है अपना, P = 3Q, ये तो सही है अपना। और ये अपने को Q की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से P/3, Q की वैल्यू आ गई P/3। तो इसमें या इसमें अपने को वैल्यू रखनी पड़ेगी। देखते हैं इसको दोबारा से देखेंगे, फ्री टाइम में देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 96 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 97 है। 97 कहता है कि 4.5 प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष 6 महीने में 2400 रुपये प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज क्या है। सिंपल सी बात है, समय हो गया अपना 4 सही 1/2, 4 सही 1/2 हो गया, ये हो जाएगा अपना 9/2, 9/2 हो गया। साधारण ब्याज बताना है, ऐसा = हो जाएगा P हो गया 2400, R हो गया 4.5 × T हो गया 9/2/100 हो गया, पॉइंट का 0। कैलकुलेशन करेंगे अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज क्वेश्चन नंबर 98 है। मन्नाल सेन जिनका निधन 30 दिसंबर 2018 को हो गया, किस क्षेत्र के प्रख्यात व्यक्ति थे। तो मन्नाल सेन थे फिल्म इंडस्ट्री, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 99 की बात कर लेते हैं। कथन और निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन है। कुछ सोकर जूते हैं, ये कुछ सोकर हो गए, कुछ है तो कुछ के लिए मैं इस तरीके से डायग्राम बना लेता हूँ। कुछ जूते कवर्स हैं, कुछ जूते कवर्स हैं, सभी कवर प्लास्टिक है, जितने भी कवर है वो प्लास्टिक है, तो ये हो गया प्लास्टिक। कुछ प्लास्टिक जूते हैं, प्लास्टिक जूते हैं क्या, कुछ प्लास्टिक जूते हैं, बिल्कुल है। ये देखिएगा कुछ प्लास्टिक जूते हैं। कुछ सोकर प्लास्टिक है, ये जो सोकर और प्लास्टिक देखिएगा, सोकर यहाँ पे प्लास्टिक यहाँ पे, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, दूर दूर तक है। तो ये अपना डाउट में जाएगा, डाउट में जाके कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली पहला इसमें लागू होएगा, ओनली निष्कर्ष 1 उपयुक्त है, ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी। और गाइज आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोगों ने नहीं किया हो तो घंटे के निशान को जरूर चेक कर लीजिएगा, रेस्पॉन्स अच्छे से दीजिएगा ताकि वीडियो ज़्यादा बनाए जा सकें। 250 सैनिकों के लिए 30 दिन के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री की व्यवस्था है। 50 सैनिकों ने हिस्सा नहीं लिया, खाद्य आपूर्ति कितने अधिक दिनों तक चली। टोटल आपूर्ति कितनी है गाइज, 250 सैनिकों के लिए 30 दिन की है, तो टोटल कितनी होगी 250 × 30, ओके। ये तो है कुल सामग्री, और इसमें से 50 सैनिक एब्सेंट रहे, तो सैनिक कितने हुए 200। 50 सैनिक एब्सेंट, तो 200 का मैं भाग दे लेता हूँ, ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, 25/75/2। तो ये अब चलेगा कितना 70 का हो गया 35 और 37.5। अब ये जो सामग्री 250 होते हैं सैनिक, तो वो 30 दिन चलते हैं, और 50 सैनिक एब्सेंट यानी ओनली 200 होते हैं, तो वो सामग्री चलती है 37.5 दिन। तो
कितने अधिक दिन चली, 37.5 में से 30 घटा दीजिएगा, 7.5 दिन अधिक चली। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइज इस तरीके से अपने एक कंप्लीट सेट लगा लिया है फुल लेंथ पेपर। तो वीडियो को जरूर पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो किस तरीके से कैसा लगा। इसी तरीके से अपन हर पेपर सॉल्व करेंगे गाइज, बस चैनल के साथ में जुड़े रहिएगा। स्टडी लाइफ आई यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को जरूर दबा लीजिएगा और अपने चाहने वाले दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये पेपर सॉल्व करने के बाद में आप NTPC और ग्रुप डी एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाओगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।